Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 27th of February 2023, Monday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. Recommended play speed for this video is 1.25x. Motivation of the day is many of life's failure are people who did not realize how close they were to success when they gave up. और आज के मिंट पेपर की ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 9 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 9 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे, जिसमें 4 जो है वो मिंट के हैं और रिमेनिंग बिजनेस स्टैंडर्ड के हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। RBI टाइटन वॉच ऑन लोन्स टू अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के इशू के बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, उसने जितने भी इंडियन कमर्शियल बैंक से या PSB से उनसे अडानी ग्रुप में उनका एक्सपोजर का डिटेल मांगा था। और इसके बाद RBI ने ये भी बोला था कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक्सपोजर नहीं है अडानी ग्रुप में, मोर स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का। उसी को लेकर के फिलहाल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अडानी ग्रुप के जितने भी लोन हैं इनटू डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन पर कंप्लीट आई बनाए हुए हैं, क्लोज आई या क्लोज वॉच या विजिल रखे हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हिंडनबर्ग रिसर्च की जो एलिज एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप को एलिज किया था कि उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन किया है। इसके ही बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अडानी ग्रुप के जितने भी लोन्स हैं उस पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप ने जितने भी एलिगेशंस हैं फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के, उनको डिनाई किया है। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखें तो अप्रॉक्सीमेटली $140 बिलियन का जो वैल्यूएशन है वो शट ऑफ हुआ है स्टॉक मार्केट में आफ्टर दिस एलिगेशन बाय हिंडनबर्ग। और इसी पर्टिकुलर कंटेक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनसे वीकली अपडेट मांगा है अडानी ग्रुप के जितने भी लोन हैं उनकी परफॉर्मेंस का। और जो ये एडिशनल डेटा, जो ये एडिशनल रिपोर्ट मांगी है, जो वीकली अपडेट मांगा है RBI ने, ये जो एक रेगुलर इन्फॉर्मेशन सबमिट होती है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज क्रेडिट CRILC पर, उससे भी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन है। इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अडानी ग्रुप के जितने भी लोन हैं उन पर डिटेल में नज़र रखना चाहता है, जिससे कि अगर इस तरह का कोई भी डिफ़ॉल्ट केस आता है अडानी ग्रुप का तो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले पाए। तो जितना भी जो मंथली डेटा सबमिट करते हैं बैंक सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लार्ज डेटाबेस पर, उसके अलावा अडानी ग्रुप से अडानी ग्रुप का वीकली अपडेट मांगा गया है बैंक से। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बैंक, Deputy General Manager or General Manager at RBI will act as a Senior Supervisory Manager for the Adani lender. अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लार्ज क्रेडिट। अडानी ग्रुप के अलावा ये जो डेटा बेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो डेटा है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन और लार्ज क्रेडिट, ये अप्रैल 2014 में RBI ने सेटअप किया था, जिसको CRILC डेटाबेस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इस डेटाबेस में जो बड़े बड़े क्रेडिटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लार्ज क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योर होती है। तो इन ऑर्डर टू कलेक्ट, स्टोर एंड डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लार्ज क्रेडिट अकाउंट टू लेंडर्स, दिस डेटाबेस इज़ वर्किंग सिंस 2014। तो बेसिकली ये पर्पस होता है इस डेटाबेस का कि अगर कोई भी बैंक किसी भी बड़ी कंपनी को बड़ा लोन दे रही है तो वो इस डेटाबेस के थ्रू ये चेक कर सकती है कि उस जो इंडिविजुअल कंपनी है जो लोन ले रही है, जो क्रेडिटर है, उसकी वर्थ कितनी है, उसका वैल्यूएशन कितना है, क्या वो इतने अमाउंट का लोन ले सकता है और क्या लेने के बाद वो एक लार्ज अमाउंट का लोन रिटर्न कर सकता है या नहीं। तो इट होल्ड्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फॉर दोज लोन्स विच आर अबव देन 5 करोड़। तो जो 5 करोड़ से ऊपर के जितने भी क्रेडिट अकाउंट्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डेटाबेस में स्टोर करी जाती है, जिससे कि जो दूसरे लेंडर्स हैं वो भी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस कर सकें, लोन की वायबिलिटी को असेस कर सकें बिफोर गिविंग लोन टू एनी बिग कंपनी। और ये है एक्सपोजर इंडियन बैंक्स का इनटू अडानी ग्रुप। तो 40% ऑफ अडानी ग्रुप्स टोटल डेट जो है वो इंडियन बैंक्स अकाउंट करते हैं। तो अगर 100 रुपये का लोन हम ये अज्यूम कर लें तो उसमें 40 रुपये का जो लोन है वो इंडियन बैंकिंग सेक्टर का है।
और अगर प्राइवेट और स्टेट या कंट्रोल जो बैंक है या पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग से जो पब्लिक सेक्टर बैंक से उनके अगर एक्सपोजर की सेपरेटली बात करें तो 10% एक्सपोजर प्राइवेट सेक्टर बैंक का है और 30% एक्सपोजर जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है, स्टेट कंट्रोल बैंक्स का है। और ये पेमेंट ऑब्लिगेशन है अडानी ग्रुप की डिफरेंट कंपनीज़ का। तो अडानी पोर्ट्स का कितना पेमेंट ऑब्लिगेशन है, अडानी एनर्जी का, अडानी ट्रांसमिशन, टोटल गैस पावर और एंटरप्राइज है। तो कितना कितना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है डिफरेंट कंपनीज पर अडानी ग्रुप की एज ऑफ दिसंबर 2022। और इसी ह्यूज एक्सपोजर की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कम्प्लीटली अडानी ग्रुप लोन को वॉच कर रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। रेलवे आईज प्राइवेट फंडिंग टू डेवलप 15 स्टेशन। तो इंडियन रेलवे जो है वो न्यू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी मॉडल को एक्सप्लोर कर रहा है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पाने के लिए अब इंडियन रेलवे नए ट्रिपल पी मॉडल को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडियन रेलवे अट्रैक्ट करना चाहता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडियन रेलवे पाना चाहता है, वो किस लिए? जस्ट टू रीडेवलप द रेलवे स्टेशन। So as per the two people aware about the matter, now Indian Railway is exploring this option of triple P. And as per the new proposal, the investor would receive up to 40% of total project cost as viability gap funding. तो VGF के थ्रू इस ट्रिपल पी मॉडल में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 40% रिसीव कर सकते हैं टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और इसके बाद उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो जो प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो स्पेस है, जो ट्रैक्स हैं, उनको कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉमर्शियल यूज़ अलाउ कर दिया जाएगा फॉर द स्पेस अवेलेबल अबव द प्लेटफॉर्म्स एंड ट्रैक्स कॉमर्शियली। तो शुरुआत के लिए 15 स्टेशन इसमें इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। 15 स्टेशन के थ्रू इस नए ट्रिपल मॉडल पर गवर्नमेंट जो है वो इंडियन रेलवे जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करेगी। लेकिन लेटर ऑन ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये नया ट्रिपल पी जो मॉडल है ये सक्सेसफुल होता है तो इसके बाद इसको और भी स्टेशन पर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए जो द रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RLDA भी बोलते हैं, वो फिलहाल के लिए 15 स्टेशन को इस पर्टिकुलर पायलट स्टडी में, माइंड इट स्टूडेंट, दिस इज अ पायलट वर्क, पायलट स्टडी मीन्स टेस्टिंग जो करते हैं। और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन भी अभी हैं, जैसे विजयवाड़ा और आनंद विहार जैसे स्टेशन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और एक्सपीरियंस के बाद इसको बड़े स्टेशंस पर भी इस पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट को या न्यू ट्रिपल पी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसको न्यू ट्रिपल पी मॉडल भी बोला जा रहा है, हाइब्रिड ट्रिपल पी मॉडल भी बोला जा रहा है। और इसमें जो भी सिलेक्शन होंगे वो बिड्स के बेसिस पर होंगे और जो VGF सपोर्ट है प्राइवेट इन्वेस्टर को वो भी डिसाइड करेगा कि कितना क्वांटम रिक्वायर है प्राइवेट इन्वेस्टर को। तो जो ये 40% है, ये 40% जो है वो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। 20% एलोकेट किया जाएगा, 30% एलोकेट किया जाएगा, 10% VGF एलोकेट किया जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन द डिफरेंट सिचुएशंस। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो वर्टिकल स्पेस अबव द प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है उसको डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द एडिशनल वैल्यू। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑफिस स्पेस डेवलपमेंट कर सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मॉल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो जनरली फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर जो स्पेस अवेलेबल होता है उसको कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं ये इन्वेस्टर। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। फैब इंडिया कॉल्स ऑफ शेयर सेल amid the market uncertainty। फैब इंडिया क्या है? रिटेलर है इंडियन एथनिक वेयर का, जिससे इनिशियली अभी इस साल के इनिशियली अनाउंस हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 4000 करोड़ का जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है IPO उसको लॉन्च करने का। तो 4000 करोड़ का IPO लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया था फैब इंडिया ने। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट अनसर्टेनिटी बनी हुई है स्पेशली अडानी ग्रुप क्राइसिस के बाद, उसकी वजह से फिलहाल के लिए फैब इंडिया ने ये IPO का जो प्रपोजल था इसको विड्रॉ कर लिया है। तो कंपनी के जो स्पेक पर्सन है उनका ये कहना है कि जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो लिस्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए 4000 करोड़ का जो IPO था उसको विड्रॉ किया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंट में आस्क SZL टू एक्सप्लोर शेयर स्वैप राइट इशू। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HZL बोलते हैं, तो HZL जो है वो ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है फॉर हैंडिंग आउट कैश फॉर प्रपोज $2.98 बिलियन एक्विजिशन ऑफ वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए
जो पैसा चाहिए, जो मनी चाहिए, उसके लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो अदर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली $2.98 बिलियन का कैश जो है वो रिक्वायर है HZL को फॉर बाइंग दिस वेदांता ग्रुप। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कैश डील, आप कैश डील पे जाने की बजाय जो अदर फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको एक्सप्लोर करें, जैसे कि आप शेयर स्वैपिंग कर सकते हैं, वारंट और राइट इश्यूज भी यूज़ कर सकते हैं टू परचेज द असेट्स ऑफ वेदांता। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप कैश डीलिंग की जगह ये जो शेयर स्वैप है, जो राइट इशूज़ हैं, इनको यूज़ करें इन ऑर्डर टू बाय द वेदांता ग्रुप। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट सीन बिलो 5% इन दिसंबर क्वार्टर। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दिसंबर क्वार्टर में यानी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 में जो जीडीपी ग्रोथ है वो ऐसा कहा जा रहा है कि 5% से नीचे है। सो NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिसेंटली जीडीपी जो लास्ट ईयर का जीडीपी डेटा है उसको रिवाइज किया है ट्यूसडे को अलॉन्ग विद द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 और उसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि दिसंबर क्वार्टर की यानी Q3 की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5% से नीचे है। ऑल्दो अगर हम सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखें तो बहुत सारे जो जीडीपी ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं उसमें भी सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द बेस द जीडीपी ग्रोथ रेट सीम्स टू बी बिलो देन 5%। और अगर पिछले साल की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22, तो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो दिसंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 5.4% की आई थी। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 5.4% और फाइनेंशियल ईयर 23 में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इट विल बी बिलो देन 5% बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द बेस। हालांकि अगर इससे पहले क्वार्टर की बात करें यानी Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 6.3% थी। और अगर प्रोजेक्शंस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 41 प्रोफेशनल फोरकास्टर जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो मीडियन रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली 4.6% रहेगी Q3 में। अगर हम रेंज की बात करें तो 4% से लेकर के 6.9% का प्रोजेक्शन किया था आरबीआई के जो फोरकास्टर थे उन्होंने। तो जो आरबीआई का प्रोजेक्शन था उसी के अकॉर्डिंग एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बिलो 5% है। हालांकि अगर आरबीआई के प्रोजेक्टेड नंबर की बात करें तो आरबीआई ने इटसेल्फ प्रोजेक्ट किया था कि जो दिसंबर क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.4% रहेगी। तो फिलहाल के लिए जो एनएसओ ने रिवीजन किया है डेटा में, जीडीपी डेटा में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में भी जो रिवीजन है वो पॉसिबल है। और इन सारे रिवीजन के अकॉर्डिंग, फोरकास्ट के अकॉर्डिंग ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 5% से नीचे तो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो दिस इज एक्चुअली द मिक्स्ड सिग्नल। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं उनमें कितना चेंज हुआ है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 एंड Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 यानी जो कॉन्सिक्वेंट क्वार्टर हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो डोमेस्टिक ट्रैक्टर सेल, टू व्हीलर सेल्स, आईआईपी इलेक्ट्रिसिटी, आईआईपी मैन्युफैक्चरिंग, आईआईपी कैपिटल गुड, ऑटो रिटेल, रेल फ्रेट, पोर्ट कार्गो, क्रेडिट ग्रोथ एंड जीएसटी ई वे बिल, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहे जाते हैं। इनके बेसिस पर किसी भी इकॉनमी, स्पेशली इंडियन इकॉनमी में, हम जीडीपी को फोरकास्ट करते हैं, जीडीपी का ट्रेंड जान सकते हैं कि जीडीपी कितनी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली। किसी ने एक बार मुझसे पूछा भी था कि मैम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या हैं, तो आप देख सकते हैं ये जितने भी इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं दिस आर कॉल्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं और उनको रेगुलर वॉच करने से जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये प्रोजेक्ट करते हैं कि जीडीपी कितनी रहेगी उस पर्टिकुलर क्वार्टर में या उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4, टाइट रोप वॉक्स फॉर कंसेंसस अमिड कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट। तो G20 की जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हो रही है उसको लेकर के ये न्यूज़ है, वहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ इसको बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है। और बेसिकली क्या कंक्लूजन हुआ, क्या टेक अवे रहा फाइनेंस मिनिस्टर्स का और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे उनका। तो इस मीटिंग में डिस्कस किया गया बेसिकली जो ग्लोबल डेट रिडक्शन है उसमें एक सिग्निफिकेंट रियल प्रोग्रेस देखने को मिली है इनटू डिफरेंट कंट्रीज। तो जो G20 कंट्रीज़ हैं उनकी जो उनका डेट है वो रिड्यूस हुआ है recent टाइम में, एंड कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग इंडियाज़ हेल्प टू बिल्ड एंड इम्प्रूव देयर ओन डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो जिस तरीके से सिंगापुर ने टाई अप किया है यूपीआई
को लेकर के। उसके बाद कई सारे और भी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम से टाई अप करना चाहते हैं, इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से लर्न करना चाहते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं उनका बेयरिश अप्रोच ना होकर के इंडिया के का जो अप्रोच है उन्होंने उसको कंसीडर किया है। सो मोस्ट ऑफ द नेशंस हैव कम अराउंड टू इंडिया रादर बेयरिश व्यू ऑन क्रिप्टो करेंसी। और इंडिया का जो व्यू है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के वो यही है कि जो क्रिप्टो करेंसी है दैट शुड बी रेगुलेटेड होना चाहिए विद द व्यू टू कंट्रोलिंग रिस्क और चेकिंग प्रोलिफरेशन। तो जिस तरीके से उसकी जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है और जिस तरीके से पेनिट्रेशन के बाद रिस्क जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करना ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द G20 कंट्रीज़ आर विद द व्यू ऑफ इंडियाज़ ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली कल यानी सैटरडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सारा कंक्लूजन दिया कि क्या टेक अवे रहा G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीट का। तो क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल डेट रिडक्शन, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इन सब को लेकर के कंट्रीज़ के बीच में यूनानिमस कंसेंसस बने हैं। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स। TCS BSNL डील वर्थ $2.9 बिलियन नियर्स क्लोजर। सो फाइनली TCS लेड जो कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम मीन्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, और जिसको लीड कर रहा है TCS स्टैंड्स फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया का बिगेस्ट IT सर्विस प्लेयर है। तो TCS लेड जो कंसोर्शियम है वो और BSNL जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डील साइन करने वाले हैं जिसका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली $2.9 बिलियन है। और एज पर द करंट स्टेटस ये कहा जा रहा है कि जो ये डील है ये बिल्कुल नियर क्लोजर है, अप्रॉक्सीमेटली वाइंड अप होने वाली है, डील जो है वो कंप्लीट होने वाली है, दोनों ही साइड के बीच में प्रॉपर नेगोशिएशन हो चुके हैं। तो फाइनली ये जो डील है ये फाइनलाइज होने वाली है एज पर द सोर्सेज। तो 24,500 करोड़ की ये जो डील है इसको BSNL के बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है। अब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसका अप्रूवल वेटिंग है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से भी ये अप्रूवल BSNL को मिल जाएगा। तो इनिशियल जो फर्स्ट हाफ है मार्च का उसमें ये अप्रूवल मिल जाएगा और इस अप्रूवल के बाद जो TCS लेड कंसोर्शियम है जिसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C भी इंक्लूड है, तेजस नेटवर्क भी इंक्लूड है, ये सारा कंसोर्शियम जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख न्यू टेलीकॉम टावर्स और 4G इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा BSNL को। और जितने भी ये टावर साइट्स हैं और अदर साइट्स हैं इनका 10 साल का मेंटेनेंस जो है ये भी TCS के ही हाथ में होगा। So these are the key points of this deal. Network gear and third party item costing 13,000 crore, annual maintenance contract between these two parties, Tejas Network and unit of Tata Sons to locally manufacture the network equipment, जो 4G equipments है 4G gears हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और BSNL को प्रोवाइड करेगी। TCS will develop the 4G core technology in partnership with the C-DOT, that is Center for Development of Telematics। इसके अलावा जो 4G डेडिकेटेड 4G रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो भी BSNL के लिए डेवलप किया जाएगा। तो दीज आर द की पॉइंट्स। और इस जो डील की वर्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 24,500 करोड़ $2.9 बिलियन की है और अप्रॉक्सीमेटली फाइनलाइज होने वाली है ये डील। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सून बुक अ ड्रोन पावर्ड बाई PPP। जितने भी e-कॉमर्स प्लेयर हैं वो अब बहुत जल्द ही ड्रोन को रेंट कर पाएंगे फॉर यूजिंग द कमर्शियल पर्पस। सो दिस इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, दिस इज सेट टू टेक ऑफ। और इस प्रोजेक्ट के जो भी एक्सपीरियंस होंगे उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको फुल फ्लैश मैनर में लॉन्च किया जाए या नहीं। तो फिलहाल के जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनको ड्रोन जो है वो रेंट पर अवेलेबल होंगे एंड दे कैन ऑल्सो रेंट द ड्रोन on their respective website to the consumers। तो जिस तरीके से एप्लीकेशन पर, मोबाइल ऐप्स पर कैब या डिफरेंट अदर सर्विसेज बुक होती हैं उसी तरीके से ड्रोन को भी बुक किया जा सकेगा। And this means that bootstrap drone manufacturer will find ready-made use cases for their machines rather than having to develop the market from the scratch। तो जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा है कि वो ई-कॉमर्स कंपनीज़ का जो ऑलरेडी डेवलप मार्केट है उसको यूज़ कर पाएंगे। कंज्यूमर के लिए भी फ़ायदा है जिस तरह से वो इजी 1 क्लिक में अदर सर्विसेज को अवेल करते हैं उस तरीके से वो ड्रोन को भी रेंट कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो टेक पायलटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट की
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वो डिटेल फाइनलाइज कर रही फॉर दिस मेगा कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट। और इसके तहत 16 जो प्लेयर्स हैं इंडिविजुअल कंपनीज और कंसोर्शियम में, उनको इन्वाइट किया गया है फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द कंट्री। सो ड्रोन को एज अ सर्विस PPP मॉडल के थ्रू अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ के टेन्योर तक ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाएगा, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड के तहत जो ड्रोन है उसको एज अ सर्विस लैंड किया जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ऑफ पायलट स्कीम है गवर्नमेंट की। 4 ब्रॉड यूज़ जो है ड्रोन के गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए। कौन कौन से? कॉमर्स डिलीवरी, एग्रीकल्चर यूज़, मैपिंग एंड लॉजिस्टिक एंड सर्विलांस। तो जो ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी मार्केट एक बनी बनाई मार्केट है। जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनके लिए नई सर्विस है, एक्सपेंशन है, कंज्यूमर के लिए भी फ़ायदा है। तो 16 जो प्लेयर्स हैं वो फ़िलहाल के लिए इंडिविजुअली या कंसोर्शियम के फॉर्म में आए हैं। और ऐसा कहा जाएगा कि 16 को अप्रूवल मिल जाता तो हर एक कंसोर्शियम या कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 10 ड्रोन होंगे। जो इस प्रोजेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, 12 मंथ है। इसके बाद प्रॉबेबली जो गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकती है ब्रॉड बेस पे या ब्रॉड स्कोप पर लॉन्च कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बैंक्स मे नीड 20% मोर फंड्स फॉर मार्केट रिस्क। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू करी है। गाइडलाइन फॉर व्हाट? गाइडलाइन ऑन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है बैंक्स के लिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसको लेकर के रिवाइज्ड गाइडलाइंस या रिवाइज्ड जो ड्राफ्ट हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किए हैं। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बैंक में रिक्वायर एटलीस्ट 15 to 20% मोर इन कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क। तो अभी के लिए ड्राफ्ट की सिचुएशन में है। तो मार्केट, कई सारे डिफरेंट मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें 15 से 20% का जो इंक्रीज़ है वो रिकमेंड किया है। दिस इज़ ओनली ड्राफ्ट, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 15 तक कमेंट मांगा है। तो बैंक से उनके कमेंट, उनकी रिकमेंडेशन मांगी है। और इस रिवीजन के अलावा इसमें इस पर्टिकुलर जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस, इसमें कई सारे और भी इश्यूज जो हैं वो आरबीआई ने क्लियर किए। जैसे कि आरबीआई ने क्लियर कर दिया डिमार्केशन बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट टू बी ट्रेडेड इन ट्रेडिंग बुक्स एंड इन द बैंकिंग बुक। तो इंस्ट्रूमेंट कैप्ट इन द फॉर्मल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रेडिंग बुक में है दैट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट कैपिटल रिस्क रिक्वायरमेंट, जबकि जो बैंकिंग बुक में है दे आर सब्जेक्टेड टू क्रेडिट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्लियर डिमार्केशन दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट नॉर्म्स में। तो ट्रेडिंग बुक को और बैंकिंग बुक को क्लियरली डिफाइन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर टैकलिंग द ट्रेड स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। और जो लेंडर्स हैं बैंक्स, उनको कुछ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनटू दिस ड्राफ्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इलिक्विड इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली बहुत टेक्निकल ड्राफ्ट है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। 20% मोर फंड जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने propose किया है for these new guidelines. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.